नमस्कार दोस्तों, एलएसी के एक और नए एपिसोड के अंदर आपका स्वागत है। और आज इस एपिसोड के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार राहुल गांधी ने एक बार फिर से अपना वो खिलौना फेंकना शुरू कर दिया है जिसको खेलते खेलते उनका मन नहीं भरता है। खिलौने का नाम है वोट चोरी। उस वोट चोरी के साथ साथ हम बात करेंगे कि किस प्रकार जो है अब वर्ल्ड के अंदर ये चीज निकल रही है कि क्या एक इस्लामिक नेटो बन सकता है, जिसकी शुरुआत जो है शायद पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन करके कर दी है। इन सारी खबरों के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन अगर आपको हमारा ये जो तरीका है जिसके जरिए हम आपके पास वीडियोस लेकर आते हैं, इस चैनल को अगर आप पसंद करते हैं तो आप प्लीज, हम आपके लाइफ में कोई भी वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर हम विषय पर वापस आते हैं तो यह है कि राहुल गांधी जी ने वापस से अपना पसंदीदा खिलौना वोट चोरी उसको खेलना शुरू कर दिया है। उनको लग रहा है कि जब जब वो खिलौना खेलेंगे तो उनको जो अटेंशन मिलती है वो उनको किसी और चीज़ को खेलने से नहीं मिलने वाली है। जिस तरीके से इस बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है कार्तिक की वोट चोरी हो रही है, वोट डिलीट हो रहे हैं और न जाने कौन कौन से अब वापस से करें हैं। बाद में 2 दिन बाद यही निकलेगा कि जो डेटा लेकर आए हैं ये भी म्यांमार से ही आया होगा, जैसे मलेशिया नहीं म्यांमार का था प्लस 6 वो था, जैसे अपना 530 आता है वो प्लस 6 था, वो 600 था वो, तो अपना 530 आता है वो 600 था, तो 600 म्यांमार का है, तो म्यांमार वाला वो हो सकता है। तो देखते हैं कि क्या है क्या नहीं है। पर ये अभी जो खबर आई है इसका क्या है? इसके अंदर सीन ऐसा था कि राहुल गांधी जिस तरीके से आज मीडिया के अंदर बात फैला देते हैं कि 10:30 बजे सुबह मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूं, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस पे पहले तो थोड़ा सा डिले करते हैं, 15 मिनट आधी घंटा ऐसा कुछ डिले होता है। फिर राहुल गांधी अपनी प्रेजेंटेशन के साथ आते हैं और कुछ लोगों के साथ भी आते हैं इस बार, लेकिन लोगों को स्टेज पे बाद में बुलाया जाता है। अब यहाँ पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से पहले बताया था, तो पहले राहुल गांधी क्लेम कर रहे थे कि वोट चोरी किस प्रकार से हो रही है, उसका एक उदाहरण दे रहे थे जिसके अंदर वो अलग अलग चीजें बता रहे थे कि एक ही व्यक्ति वो अलग अलग रूप से जाके वोट दे रहा है। फिर इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन दिया था और इलेक्शन कमीशन ने बताया था कि यहाँ पर एक व्यक्ति के पास खूब सारे वोटर आईडी है लेकिन वो एक बार ही वोट दे सकता है। इसके अंदर फिर सीसीटीवी की बात सामने आई थी, फॉर्म 17A की बात सामने आई थी, जिसके अंदर इलेक्शन कमीशन ने उस समय कहा था कि राहुल गांधी से हम कहेंगे कि वो फॉर्म 17A भर दे, क्योंकि फॉर्म 17A के अंदर क्या है, जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग होती है वो तो 45 दिन के अंदर डिलीट हो जाती है, लेकिन उस सीसीटीवी रिकॉर्डिंग की जो रीडिंग्स होती है वो फॉर्म 17A के अंदर रिटन है, रजिस्टर है। यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर राहुल गांधी वो पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस के हिसाब से जाते हैं तो इलेक्शन कमीशन को सुप्रीम कोर्ट फटकार लगाएगा और इलेक्शन कमीशन क्या करेगा, इलेक्शन कमीशन फॉर्म 17A के जो रजिस्ट्रेशन रीडिंग्स है उनको पेश कर देगा और कह देगा कि देखिए इस वक्त पे ये व्यक्ति आया था, इसने देखिए वोट डाला था इस तरीके से। हालांकि किसको क्या वोट डालता है ये किसी को पता नहीं चलता, ना ही पता चल सकता है। तो ये चीज वो पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर कैंसिल हो जाती है, उनका जो प्रोपेगेंडा था वो यहाँ पर फ्लॉप हो जाता है। धीरे धीरे करके जिस तरीके से राहुल गांधी के यानी कांग्रेस के जो इन्फ्लुएंसर्स हैं जो पैसा लेकर वीडियोस बनाते हैं, उस तरीके से जो दूसरी तरफ जो इन्फ्लुएंसर्स हैं इन्होंने इस चीज को क्लियर करा। इस बार जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इसके अंदर राहुल गांधी एक और प्रेजेंटेशन लेकर आते हैं और राहुल गांधी कहते हैं कि आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से वोट डिलीट किए जा रहे हैं और वोट ऐड किए जा रहे हैं। जिसके अंदर वो बताते हैं कि कर्नाटका के अंदर सीट है आलंदा, तो आलंदा के अंदर अलंद करके सीट है, अलंद करके सीट है। इस अलंद करके सीट के अंदर 6018 वोट जो है डिलीट हुए हैं। अब इसके अंदर जो विनम्र राहुल गांधी ने तरीका बताया है कि आखिर किस तरीके से डिलीट हुए, ये ही सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। मैं खूब सारे मीडिया हाउसेस को सुन रहा था, खूब सारे एक्सपर्ट्स को सुन रहा था और सब यहाँ पर अचंभित हो चुके हैं। साथ साथ इलेक्शन कमिश्नर ने तुरंत ही इसके ऊपर ट्वीट करके बताया कि ऐसा हो ही नहीं सकता। अब मैं आपको बताता हूं क्या है वो तरीके की वीडियो है अपने पास, अगर अपन अपने दर्शकों को दिखा सकें तो। हाँ आप दिखा सकते हैं, लेकिन इसके हिसाब से मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पर राहुल गांधी कह रहे हैं कि आखिर हुआ बताऊं क्या है। हुआ ऐसा है कि कोई व्यक्ति का अलंद के अंदर कुछ लोगों का वोट जो है डिलीट हुआ है, यानी वोटर आईडी जो है वहां से डिलीट हो चुकी है और इसको डिलीट इनके पड़ोसियों ने किया है ऑनलाइन बैठ के। राहुल गांधी कह रहे हैं कि दिल्ली के अंदर बैठ के कोई मुंबई का वोट डिलीट कर रहा है, मुंबई में बैठ के कोई दिल्ली का वोट डिलीट कर रहा है। जी हाँ, राहुल गांधी ने यह बात कही है और इलेक्शन कमिश्नर ने ट्विटर पे इसका क्लैरिफिकेशन दिया और कहा है कि ऐसा हो ही नहीं सकता है। आप देख सकते हैं क्योंकि इसका एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसीजर होता है। जी हाँ बिल्कुल, आप जिस तरीके से चौंक रहे हैं मैं भी उस तरीके से ही चौंक रहा था। मैं जानता हूँ आप खूब सारी मीटिंग्स ले रहे थे आज सुबह से, लेकिन इसी तरीके से मैं और मेरी टीम चौंक रही थी जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस को लाइव सुना था। और खूब सारे पैरेलल जो मैं दिल्ली के लोगों से कनेक्टेड था उनके भी यही रिएक्शंस थे, व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी यही रिएक्शंस आ रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है जो राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता यही है जो आप सुन रहे हैं। हाँ, राहुल गांधी इस चीज को क्लेम कर रहे हैं कि जो मेरा मतलब मैं जहाँ रहता हूँ, जैसे अभी हम जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं ये अपना ऑफिस है। इस ऑफिस के अंदर अगर मान लेते ये अपना रेजिडेंट है, अपन यहीं रहते हैं, ठीक है, यहीं से अपना वोट निकलता है, ठीक है।
अब अपने पड़ोस में जो ऑफिस है, हाँ, वो जो है इस चीज को अपना अपना वोट हटा सकते हैं। हाँ, वो डाल रहे हैं, वो वेबसाइट पे जाके डाल रहे हैं विनम्र कूलवाल, और विनम्र कूलवाल के हिसाब से जो आ रहा है उसको डिलीट मरवा रहे हैं। उसको डिलीट मार रहे हैं, उसको डिलीट मार रहे हैं। ये राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं, वाकई में ये चीज क्लेम कर रहे हैं। उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी इसके दौरान एक वहाँ पे एक जर्नलिस्ट भी मौजूद थे, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तो एक जर्नलिस्ट भी मौजूद थे जो काफी समझदार थे। उन्होंने सवाल किया और कहा कि तो सर आप इन सब चीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं चले जाते। हाँ। तो राहुल गांधी ने क्या क्लैरिफिकेशन दिया? राहुल गांधी ने कहा कि देखिए मैं लोकतंत्र बचाने नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ एक सच्चाई सामने रखना है। अगर राहुल गांधी को सच्चाई सामने रखनी है तो मेरे हिसाब से उनको हमारा चैनल ज्वाइन कर लेना चाहिए। सच्चाई सामने रख दी ना, लोकतंत्र में तो विश्वास ही नहीं है तो बचाओगे कैसे? हाँ, आपकी तो भाई आपके घर के अंदर तो ही भाई पहला लोकतंत्र तो आपके क्या बोलते हैं दादी के पिताजी मतलब उनके नाना जी हाँ, लगे बिल्कुल, थे, बिल्कुल। तो उन्होंने खत्म कर दिया। नेहरू जी ने पहला लोकतंत्र खत्म कर दिया, वरना लोकतंत्र होता तो सरदार वल्लभ भाई पटेल बनते देश के पहले प्रधानमंत्री। फिर उसके बाद लोकतंत्र की हत्या इनकी दादी ने कर दी। हाँ। फिर उसके बाद सिख दंगे करा के लोकतंत्र की हत्या इनके खुद के पिताजी ने कर दी। फिर उसके बाद लोकतंत्र में विश्वास रखते ही नहीं है तो सच्चाई इन्होंने सामने ला दी। अब राहुल गांधी ये जो कहानी है इसको आगे और ट्विस्ट करते हैं और कहते हैं कि इन फलाने फलाने लोगों ने, यानी कि 3 नाम बताए, और इन तमाम लोगों ने ये वोटर्स की जो लिस्ट है, इनको ये जो लोग हैं इनके वोटर्स को, इनके वोट्स को डिलीट करा दिया। अच्छा, वो 3 नाम कुछ भी मन से बोल दिया? नहीं, मौजूद भी उन लोगों को लेकर भी आगे स्टेज पर दिखा दिया कि आप आइए, तीनों दिखा दे, और फिर उनको भेज दिया। अच्छा, कि ये तीनों कल्प्रिट हैं। हाँ। ये तीनों ने काम किया है डिलीट करने का। वो तीनों चौड़ में पूरे हिंदुस्तान के सामने आ चुके हैं। हाँ। उन्होंने बता दिया कि हमने वोट डिलीट किया है। कितने रुपए? अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट है। हाँ। एक और ट्विस्ट है। राहुल गांधी का कहना है कि इन तीनों को पता ही नहीं है कि इन्होंने एप्लीकेशन भी दी है ऐसी। जी हाँ, ये बात है। कितनी ट्विस्ट वाली बात है, आप खुद देखिए। यही रिएक्शन था मेरा, और मेरे हिसाब से इलेक्शन कमीशन का भी ये था। चलो आज का इसके अंदर फिर ये था कि उन्होंने ये चीज को तो किया ही, लेकिन शुरुआत प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर है उनको टारगेट करते हुए कहा, और उन्होंने ये भी कहा कि ये क्या करते हैं, ये वोट चोर जो है भारत के, उनको बचाने की कोशिश करते हैं। अब ये तमाम जितने भी आंकड़े वो बता रहे हैं वो है साल 2023 के। अगर जिस वोट चोरी को वो क्लेम कर रहे हैं वो है वोट चोरी 2023 की। ज्ञानेश कुमार तो अभी आए, तो ज्ञानेश कुमार को किस प्रकार से कह रहे हैं कि आप वोट चोरों को बचा रहे हैं, ठीक है। तो ये खूब सारे क्लैरिफिकेशन है जो ऑटोमेटिक, इसमें मैं बताऊंगा हम मेरे को नहीं, बस मैं आपको बीच में काटते हुए हाँ, मैं हंस रहा हूँ। लोगों को लग रहा होगा कि कैसी बातें हैं, लेकिन ये लोग भी हंस रहे हैं। नहीं, ये खतरनाक है। हाँ। ये सही में खतरनाक है। ये व्यक्ति इस देश के लिए एक पैरासाइट से भी गंदा है। आप किस प्रकार एक देश के अंदर खड़े होकर खुलेआम झूठ बोल रहे हैं। सबसे पहला सवाल राहुल गांधी से बड़ा सवाल होना चाहिए न्यायपालिका के ऊपर कि आप अब तक नहीं रोक पा रहे हैं, कोई प्रूफ नहीं है। कोई किस प्रकार भाई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की साइट जो प्रॉपर्ली इनक्रिप्टेड है, कोई भी उसमें कितने हैकर अटैक करते होंगे, कोई डेटा कुछ लीक नहीं हो रहा है, पड़ोसी बैठ के वोट डिलीट कर रहा है। हाँ। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल कैसे है? ईवीएम जब कनेक्टेड ही नहीं है इंटरनेट से तो तुम कैसे कनेक्ट कर रहे हो? मैं कह रहा हूं ना, मेरे पास शब्दों की मर्यादा है, वरना मैं उन शब्दों का उच्चारण करके ढंग से समझा रहा होता कि किस प्रकार एक व्यक्ति मंच पे खड़े होकर सिर्फ झूठ बोल रहा है। क्यों? वो देश को डिस्टेबलाइज करना चाहता है। जो सिचुएशन पाकिस्तान में इमरान खान के समय पे हुई, जो श्रीलंका के अंदर हुई, जो उसके बाद बांग्लादेश में हुई, जो म्यांमार में हुई, जो नेपाल में हुई, वही चीज राहुल गांधी यहां करना चाहता है। वो चाहता है कि देश की जनता उतर कर आगजनी करे, तोड़फोड़ करे। वो चाहता है कि जो दृश्य में नेपाल से देखने को मिले वो यहाँ पर मौजूदा सरकार के साथ होने चाहिए। इसके लिए वो हर झूठ फरेब बोल रहा है। किस प्रकार 2024 के अंदर इस व्यक्ति ने जब इलेक्शन चल रहे थे तब इसने क्या बोला था कि हमारी सरकार बन जाएगी तो हम वो आपको पैसे देंगे। हाँ। पर्चे भरवा दिए। हाँ। महिलाएं आई कि दे पैसे। अब भाई तूने क्या बोला था कि इलेक्शन के बाद पैसे देगा, पर्चे भरवा लिए, कोई पैसा नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर रहा था। जब सुप्रीम कोर्ट को तब तो बहुत बोलना है कि विष्णु जी को बोल दो, खुद बन जाएंगे, खुद ही भगवान है, तब सब कुछ ये सब तब सारे ज्ञान आ रहे हैं, तब सारे अनंत ब्रह्मांडों का ज्ञान इन्हीं के पास बसा हुआ है, सारी किताबें पढ़कर यहीं बैठे हुए हैं। लेकिन जब ये राहुल गांधी खड़े होकर झूठ बोल रहा है तो आप कुछ नहीं कर रहे हो। तो। क्यों भाई? ये गुमराह करने वाली चीज है। वो तो हमें, चलो फॉर एग्जांपल आपने 4 किताबें पढ़ी है, मैंने 2 किताबें पढ़ी है, जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने किताबें पढ़ी है, वो समझदार है, सब लोग हैं। जो व्यक्ति पॉलिटिकल एक्टिव है ही नहीं उसका क्या? बिल्कुल। जिसको पता ही नहीं है वो तो सच मान लेगा। तो गुमराह हो गया। सेम प्रोपेगेंडा अडानी के टाइम पे फैलाया कि अडानी पहले तो हिंडनबर्ग वाला, फिर दूसरा भी जो अडानी को बिहार के अंदर जमीन मिली है हाँ। 1 रुपए में, उसके ऊपर ही प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। वो क्लियर आउट नहीं हो रहा है इनसे ढंग से। हम भाई जहां तक सच, सीए के टाइम पर क्या हुआ? हाँ। सीए के अंदर मैं कह रहा हूं ना, नागरिकता चली जाएगी, कोई नागरिकता जाने की बात ही नहीं है। उसके बाद सीए के अंदर लोग आ जाएंगे। अरे लोग तो आ चुके हैं, जो 2014 तक आ चुके हैं उन्हीं की नागरिकता दी जाएगी। उसके बाद वालों को तो दे ही नहीं रहे, तो लोग कहां से आ जाएंगे? झूठ फरेब फैलाने के अलावा करा क्या है इन लोगों ने? ये देश को डिस्टेबलाइज कर रहे हैं। वही ये व्यक्ति एक, मैं कह रहा हूं ना, एक आतंकवादी जो होता है वो आपके देश को एक बार हमला करेगा, खत्म कर देगा। ठीक है? एक वॉर सिचुएशन क्या होती है? टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? आपके ऊपर एक बार हमला करेगा, आतंकवादी एक बार फटेगा। ठीक है? ऐसे व्यक्ति आपके देश को हर बार काटने की कोशिश करते हैं।
जो एक वो एजेंडा है ना कि पाकिस्तान का है कि ब्लीड इंडिया विद 1000 हाँ, कार्ड्स, हाँ। दीज आर दोस 1000 कार्ड्स बिल्कुल। दैट राहुल गांधी इज डूइंग। हाउ कैन, अरे यार आप कुछ सोचो ना, अभी वो वीडियो है ना उसका, कौन है वो, शाहिद अफरीदी। हाँ, शाहिद वो अफरीदी प्रेस कर रहा था इस आदमी को। राहुल गांधी को प्रेस कर रहा था। वो प्रेस कर रहा था। हमें, मैं कह रहा हूँ ना कि हम, भाई मुझे पता है कि ऊपर बैठी हुई लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है, वो इतनी डगमगाएगी नहीं, वो स्ट्रांग है, उनको पता है पॉलिटिक्स क्या होती है, राजनीति क्या होती है, देश की नीति क्या होती है, राज्य नीति क्या होती है, सब कुछ पता है। लेकिन जो मासूम व्यक्ति उसका क्या, बिल्कुल, उसको बेचारे को तो कुछ पता ही नहीं है, तो गुमराह हो गया। हाँ भाई आप, मैं बताया मैं किस सेक्ट ऑफ ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, मैं उस सेक्ट ऑफ ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, उस सेक्ट ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूँ। जिस दिन वोट होते हैं ना, इलेक्शन होता है, जिस दिन वोट डालने की बारी आती है, उस दिन ये उसको छुट्टी मारता है, वोट देने नहीं चाहते। हाँ। अब उनके लिए ये गुमराह है, उनके लिए ये क्या है कि अरे यार ये तो ऐसे ऐसे कर रहा है, तो यार ये तो सही बोल रहा है, सही बोल रहा है, सही बोल झूठ रहा कैसे बोल सकता है, ये तो राहुल गांधी है यार, इसकी दादी देखो पीएम थी, है। ये इसके पापा तो पीएम थे, प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। ये तो ये कर रहा है, ये चीज है। और ये झूठा है, ये व्यक्ति झूठा है, ये झूठ है, ये साफ साफ झूठ है, उसको कॉल आउट करना चाहिए। आप किस प्रकार इसको कॉल आउट नहीं कर रहे हो यार, वही। ये खराब है, ये दृश्य इस देश के लिए बहुत ज्यादा खराब है। हम कहीं ना कहीं इस मानसिकता में अगर अटक गए और बैठ गए कि नहीं यार ठीक है, राहुल गांधी ये बोलता रहता है, करता रहता है, इज अ पैरासाइट, मोर देन अ पैरासाइट, मोर देन अ। ये है। बाकी और क्या है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और कुछ है इसमें? प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर यही था, उसके बाद में तो प्रतिक्रिया आने शुरू हो गई। ज्ञानेश कुमार अब आगे क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं वो देखना बाकी है। और अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि बीजेपी क्यों कर रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस यार? बीजेपी के अंदर थोड़ी इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन वो तो करेंगे क्योंकि वही वो प्रोपेगेंडा रच रहे ना, तो कहीं ना कहीं सच्चाई तो दिखाने की कोशिश करेंगे। तो बाकी इलेक्शन कमीशन ट्वीट करके दिखा दिया ना, ऑन द स्पॉट ही ट्वीट आया था काफी समय बाद कि ये जो बात वो कह रहे हैं कि ये इसका प्रोसीजर होता है, वोट डिलीट होने का प्रोसीजर होता है। उन्होंने साफ साफ कहा ऐसी कोई प्रक्रिया ही नहीं होती कि कोई इंडिविजुअल किसी दूसरे इंडिविजुअल का वोट डिलीट कर दे वहां से। ये उन्होंने साफ साफ क्लैरिफाई करा है। और दूसरी चीज ये है कि एक एक्सपर्ट है, उन्होंने बताया कि नोएडा के अंदर मैं रहता था, नोएडा के अंदर 12 साल से, मैं 20 साल से रह रहा था, और वहां पर मैं रह रहा था, तब मेरा अचानक से मेरे पास मेरा वोट डिलीट हो गया। अब वो डिलीट ऐसे हुआ तो उसका प्रोसीजर हुआ, मेरे पास लेटर आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जैसे लेटर आया उसके अंदर आया कि भाई आपका वोट डिलीट हो चुका है, उसके नीचे बीएलओ के भी नंबर थे, बीएलओ को कांटेक्ट किया तो यानी कि जिसका वोट डिलीट हुआ है उसको पता चला है कि मेरा वोट डिलीट हुआ है, इसका मतलब इसका एक प्रोसीजर है वो डिलीट होने का। उसने बीएलओ को कांटेक्ट करा तो बीएलओ ने फिर इंक्वायरी करी, इंक्वायरी करने के बाद आज वो आराम से वोट दे पा रहे हैं वहां पे। तो इसका प्रोसीजर है। आप ऐसे अगर आप कहते हो कि वोट डिलीट हो भी गया तो इसका तो प्रोसीजर है, सामने वाले को पता चलेगा कि वोट उसका डिलीट हुआ है। इसमें मेन बात तो ये है कि वोट डिलीट होने का जो प्रोसीजर बता रहे हैं वही गलत होता है। अरे सब कुछ गलत है यार, हो ही नहीं सकता ऐसे कोई प्रोसीजर, ऐसे डिलीट होता है नहीं नॉर्मली यार। हम ये YouTube चैनल के थ्रू अभी वीडियो देख, पड़ोसी बैठ के इसको एक्सेस नहीं कर सकते यार, वो वेबसाइट पर जाके वोट डिलीट कर रहा है। खैर ठीक है, अगर हम खबरों के सिलसिले में आगे बढ़ते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इस्लामिक नेटो की बात चल रही है। अब मैं आपके 2 मिनट लूँगा जिसमें आपको प्रॉपर पूरी चीज़ समझ में आए। चीज़ क्या है, इस्लामिक नेटो एक अम्ब्रेला बॉडी है जो क्रिएट आउट हो रही है। अब इसके नीचे क्या है, कुछ सेट ऑफ खबरें आई हैं। वो सेट ऑफ खबरें क्या है? पहली खबर आती है जब इजराइल जो है दोहा, कतर की कैपिटल के ऊपर अटैक कर देता है। फिर अभी एक दूसरी खबर आती है कि पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया के साथ एक ट्रेड पैक्ट साइन करके, डिफेंस पैक्ट साइन कर लिया है, जिसके अंदर जो है इफ अटैक ऑन पाकिस्तान दैट विल बी कंसिडर्ड एज अटैक ऑन सऊदी अरेबिया एंड अटैक ऑन सऊदी अरेबिया विल कंसिडर एज अटैक ऑन पाकिस्तान। अब ये एक डिफेंस पैक्ट है, ये साइन कर लिया गया है। अब ये है कि अब तक पब्लिक नहीं हुआ है, पैक्ट पब्लिक नहीं किया गया है, ये सिर्फ मीडिया के अंदर आई गई चीज है जो हम आपको बता रहे हैं। पब्लिक लगभग हो चुका है, वो पाकिस्तान की एक ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे ऑफिशियल सऊदी मतलब पार्टीज दोनों है ना, एक वो साइन वाइन करते हुए, हाँ वो सब है, पर एक जो प्रॉपर पब्लिक वो एकदम पैक्ट होता है ना कि आप इसको स्टडी करके एनालाइज कर सकते हो, जो ऑब्जर्वर फॉर्मेशंस होती है, वो वाली चीज नहीं है ये। सेकंड चीज ये है कि जो दोहा के ऊपर अटैक हुआ था जो इजराइल ने किया था, जिसके अंदर बाद में ये चीज भी है कि कतर जानता था कि अटैक होने वाला है, इसलिए प्रतिक्रिया ऐसी नहीं आ रही है, जिसके ऊपर पाकिस्तान को लताड़ पड़ी है HRC और SC के अंदर कि भाई पहले तो इंडिया ने धोया फिर इसराइल ने धोया, तो वो वाली चीज़ थी। अभी जो इस्लामिक नेटो का कॉन्सेप्ट है, ये नेटो से ही डिराइव होता है कि पाकिस्तान चाहता है कि जितने भी 55-56 इस्लामिक देश हैं ये आपस में साथ में आए और एक इस्लामिक नेटो को फॉर्मुलेट करे। नेटो क्या है? ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वो एक ट्रीटी है कि सब लोग मिले, एक कॉन्स्टिट्यूशन कुछ आर्टिकल लिखे कि भाई हम पे अटैक, आप पर अटैक, हम पे अटैक, आप पर अटैक। मेरा ये है, अभी हम जब इस चीज़ को पढ़ भी रहे थे, जब बताया जा रहा था ये सब हो रहा है, अब उसके अंदर बेसिक सा पॉइंट ये है कि इस्लाम का जो पूरा ये जो जत्था है जहाँ पर ये सारे देश आते हैं, अब ये बटे हुए हैं। पहले तो इस्लाम के इनर सेक्ट के थ्रू बटे हुए हैं कि भाई ये सब चीज़ें हैं। दूसरा ये बटे हुए हैं इजराइल के मुद्दे को लेकर कि कुछ इस्लामिक देश हैं जो इजराइल एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं, कुछ है जो नहीं करते हैं। फिर तीसरी चीज़ उस पर बटे हुए हैं कि ईरान की तरफ कौन से देश हैं और सऊदी की तरफ कौन से देश हैं कि, और तीसरा इसके अंदर एक और है टर्की की तरफ कौन से देश हैं। तो नेटो के अंदर पहरेदारी कौन करेगा? पाकिस्तान जैसा भिखारी तो कर नहीं सकता, जिससे भीख मांगता रहता है, जिसका काम है कि भाई झुके जाओ भीख मांगो, झुके जाओ भीख मांगो, छौके उनका झुकने का। अब इसके अंदर ये चीज़ है,
तो कार्तिक, ये जो पूरी खबर निकल कर सामने आ रही है, जिस पर इंडिया ने भी प्रतिक्रिया दी, ऑफिशियल स्टेटमेंट आया जो सऊदी इंडिया का सऊदी और बिल्कुल पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट साइन हुआ उसके ऊपर, तो ये क्या है? अब ये क्या दर्शाता है कि हमारे लिए क्या मुसीबत है? क्योंकि इंडिया के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है, क्योंकि पाकिस्तान तो आतंकवादी गतिविधियां करेगा, अब जब करेगा तो हम यहाँ पर उसको धोएंगे। अब जब उसको धोएंगे तो क्या ये जो इस्लामिक देश है, खासकर सऊदी, यूएई, कतर और बाकी लोग जिनसे इंडिया भर भर के ट्रेड कर रहा है, किसी के साथ सरप्लस में, किसी का डेफिसिट में, लेकिन वहाँ चल रहा है। इंडिया का डायस्पोरा वहाँ पर बहुत मौजूद है, हमारे ऐसे लोग जाते हैं काम करने के लिए, हजार चीजें, पढ़ाई करने के लिए भी जाते हैं। हाँ, तो ये सब जो चीजें चल रही है तो वो किसकी साइड लेंगे? क्योंकि ये पाकिस्तान बना सिर्फ खुद की सिक्योरिटी के लिए रहा है कि मैं आतंकवाद फैला सकूं। ओनली मोटिव ऑफ दिस इस्लामिक नेटो का यही है कि मैं आतंकवाद फैला सकूं, और कुछ नहीं। इसके अंदर ये है कि जिस तरीके से आपने शुरुआत करी, इजराइल दोहा पर अटैक कर देता है, तो ये किसी के समझ के बाहर ही थी चीज कि इजराइल दोहा के अंदर अटैक भी कर सकता है, नहीं कर सकता। इनफैक्ट अगर हमने SOS के एक वीडियो था जिसके अंदर मैंने क्लेम किया था कि कतर को पता हो सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से कतर को भी नहीं पता। ठीक है, आपने हाँ, मेरे से गलती हो। हाँ, मैंने तो तो फिर है ना, वो था। अब इसके अंदर सीन ऐसा है कि वो चीज अनएक्सपेक्टेड थी पूरे अरब कंट्रीज के अंदर, तो यहाँ पर अटैक कर देता है, तो पूरे अरब कंट्रीज के पास है इनसिक्योरिटी इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी हो गई, क्योंकि अमेरिका दावा करता है कि मेरी फोर्सेस कतर में मौजूद है, मेरी फोर्सेस सऊदी अरेबिया के अंदर मौजूद है, मेरी फोर्सेस यूएई के अंदर मौजूद है, और यहाँ पे मेरे डिफेंस जो सिस्टम्स है वो भी लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये सारे के सारे देश अब अमेरिका से भी इनसिक्योर है कि अगर इजराइल अटैक करता है तो अमेरिका हमको तो कुछ बताएगा ही नहीं, अमेरिका हमारे साथ कोऑर्डिनेट ही नहीं कर रहा। जिस तरीके से दोहा के अंदर अटैक हो गया, कल को किसी के ऊपर भी अटैक हो सकता है। अटैक चलो कल को हमास की प्रॉब्लम इरेडिकेट हो जाती है तो हम पर भी कोई ना कोई दबाव बनाया जा सकता है। तो अब अरब देश ये चाहते हैं कि अब हम इन चीजों से निजात पालें। अब क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दिखती है किसको? पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी दिखती है, पाकिस्तान फट से वहां पर चल जाता है। सऊदी अरेबिया के अंदर होता है, और कतर दोहा के अंदर सबसे पहले खूब सारे इस्लामिक देश आते हैं, 40 के करीब इस्लामिक देश के लीडर्स वहां आते हैं, और यहाँ पर अभी फिलहाल इस्लामिक नेटो की बात चल रही है। इसको किस तरीके से एग्जीक्यूट करेंगे इसके बारे में इनको खुद को भी नहीं पता है। वो इसलिए नहीं पता कि इसको कौन लीड करेगा, ये नहीं पता। कुछ बातें आती है कि भाई इसको पाकिस्तान लीड करेगा, क्योंकि इस्लामिक देशों के अंदर पाकिस्तान ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है। तो हो सकता एक और भी यूके। हाँ, अरे यार आप देखो फिर यूके इज ऑल्सो अ कंट्री, इस्लामिक कंट्री जिसके पास वेपन्स न्यूक्लियर। नहीं तो वो देखो यार ऐसे घोषित करने की तो बात है, घोषित करने की तो बात है। हाँ। तो ठीक है, तो यहाँ पर वो हो गया। तो यहाँ पर एक तरीके से ये कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर पाकिस्तान को भी यहाँ पर क्या बना दिया जा सकता है, जिम्मेदारी दी जा सकती है, डोमिनेंस दिया जा सकता है इस्लामिक नेटो का। लेकिन पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर है ख्वाजा आसिफ, उनका कहना है कि यहाँ पर कोई लीडरशिप नहीं रहेगी, सब मिलजुल के डिसीजन लेंगे, सबका मिलजुल के निर्णय रहेगा। अब यहाँ पर जिस तरीके से इनसिक्योरिटी देखने को मिलती है यूरोप के अंदर रशिया के प्रति, वहाँ पर अब इस्लामिक देश भी इनसिक्योरिटी देख रहे हैं इजराइल के प्रति। तो अब यहाँ पर पाकिस्तान को अपॉर्चुनिटी मिलती है। हालांकि इस्लामिक नेटो जो है इसका कोई वो निकल कर नहीं आया। तो दूसरी तरफ अगर इसके अंदर अपन टर्की को देखते हैं तो टर्की तो नेटो का भी पार्ट है, और टर्की अगर इस्लामिक नेटो का भी पार्ट बन जाएगा तो टर्की का क्या रुख रहेगा या नेटो की तरफ से क्या रुख रहेगा टर्की की, और ये भी देखना रहेगा। इसमें ये भी है ना कि अभी जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है कि हो सकता है कि अगला अटैक इजराइल की तरफ से टर्की के ऊपर हो सकता है। हाँ, टर्की के ऊपर हो सकता है। तो क्या अब वो टर्की के लिए भी मैंडेटरी हो जाएगा कि भाई हमें अब इसकी जरूरत है? क्योंकि अमेरिका तो टर्की की मदद करेगा ही नहीं, क्योंकि टर्की के ऊपर हमला कौन कर रहा है? इजराइल। और अमेरिका तो इसी फिराक में नहीं, टर्की को नेटो से निकालने के। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो ये देख रहा है कि इस्लामिक नेटो। अब यहाँ पर मैं एक चीज कंफर्म हो जाती है पाकिस्तान के लिए, वो होता है सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट। अब सऊदी अरेबिया के साथ डिफेंस पैक्ट, भारत के अंदर जिस तरीके से खबरें आ रही है वो ऐसी आ रही है कि जिस तरीके से विनम्र ने बताया कि सऊदी के ऊपर अटैक तो पाकिस्तान समझेगा अपने आप पर अटैक, और पाकिस्तान पर अटैक तो सऊदी समझेगा मुझ पर अटैक, और फिर दोनों एक साथ मिलिट्री पावर्स जो है शेयर होंगी और फिर सामने वाले के सामने रिटेलिएट करेंगे। अब देखने वाली बात यह है कि सऊदी अरेबिया की जो आर्मी है वो कोई इतनी स्ट्रॉन्ग आर्मी नहीं है। सऊदी अरेबिया ने कौन सी जंग लड़ी है किसी को इतना पता नहीं है। दूसरी चीज ये है कि सऊदी अरेबिया की एयरफोर्स हो गई या फिर नेवी हो गई या फिर मिलिट्री हो गई, वो इतनी पावरफुल मिलिट्री है भी नहीं। सवाल यह है कि सऊदी को ज्यादा जरूरत है पाकिस्तान आर्मी की। आपने सुना होगा पिछले कुछ समय पहले से कि गल्फ के अंदर कहीं फुटबॉल या फिर कोई मैच वैच होने वाला था, तो है ना पाकिस्तान के जो पुलिस वाले थे वहां पे चौकीदारी करने गए थे। फीफा था दोहा में, तो पाकिस्तानी आर्मी गई थी, पाकिस्तानी आर्मी चौकीदारी कर रही थी वहां पर। तो ये जो देश है ना, इनके मन में पहले से है कि पाकिस्तान को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए। अपॉर्चुनिटी मिल गई यहाँ पर सऊदी को, और यहाँ पर पाकिस्तान अपने आप को होशियार समझ रहा है कि उसको अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। सवाल यह है कि न्यूक्लियर वेपन से सिक्योर कर रखा है, लेकिन उसका भी कोई फायदा नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के अंदर किस तरीके से मिसाइल जा रहे थे, पाकिस्तान खुद हैरान है, पूरी दुनिया खुद हैरान है। डिसीजन देखो ना कि न्यूक्लियर बेस ये है, हाँ, ये गेट है, हाँ,
गेट के ऊपर हमला है। वो एक था ना, वो एक उनका वो एयरबेस के अंदर ऐसा था कि उसका जो कवर है उसको न्यूक्लियर वॉरहेड भी पेनिट्रेट नहीं कर सकता, तो ब्रह्मोस घुसिए एसी वेंट के अंदर से। तो प्रिसीजन देखो ना, तो तुम्हें ये जो दिखा रहे थे ना 26 तारीख को 15 तारीख को, इसे दिखाने के लिए थोड़ी है। अच्छा, इसके अंदर फिर ये चीज आती है कि जिस तरीके से पाकिस्तान कर दिया, अब अपने जो बात निकल कर आई है, अपने जो स्पोक्स पर्सन है, ठीक है, रणधीर जायसवाल, उन्होंने बताया है कि हम जो है चेक करेंगे, हम इसको स्टडी करेंगे। ऑल्दो अपनों अपने उसके अंदर क्लैरिफिकेशन के अंदर जो डॉक्यूमेंट आउट करा है उसके अंदर ये चीज बताइए कि ये पैक्ट होने वाला है, इसके बारे में हमको पहले से ही पता था। ये सालों का है, अभी नहीं कि न्यू डेवलपमेंट है, क्योंकि वो जो चीजें सामने आ रही थी, पाकिस्तान आर्मी को चौकीदार बनाया जा रहा है गल्फ के अंदर, वो चीजों से आकलन लगा लिया होगा सबने। तो यहाँ पर और चीजें देखने को मिलती है, साथ साथ ये भी देखने को मिलता है कि हम सऊदी से बात करेंगे कि अगर कल को फॉर एग्जाम्पल हमारे देश की नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है तो सऊदी उसमें किस तरीके से रिएक्ट करता है या फिर उसके अंदर क्या रोल निभाता है, हम वो चीज बताएंगे। और फिर हम जो एक्ट करेंगे उसके ऊपर सऊदी का क्या रहेगा, हम उस चीज को स्टडी करेंगे, उसके इर्द गिर्द जो चीजें उन तमाम चीजों को स्टडी करके करना ही पड़ेगा ना। सऊदी के लिए इंडिया मार्केट है, और सऊदी के लिए फायदेमंद चीज ये है कि सऊदी के लिए इंडिया मार्केट है, जिस तरीके से आपने कहा। दूसरी तरफ बात ऐसी है कि पहले तो इजराइल की तरफ से जो चीजें हो रही है, ठीक है, तो कल को सऊदी दबाव बना सकता है इजराइल के ऊपर कि मेरे पास एक ऐसा देश है पाकिस्तान जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, उसके साथ मेरी दोस्ती, हमने ऐसा पैक्ट साइन कर लिया कि आपके ऊपर भी हमला हो सकता है, ठीक है। तीसरी चीज है, यमन से जो हुती रेबल्स हैं, उस कई बार सऊदी पर अटैक करते रहते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि पाकिस्तान आर्मी को कुछ पकड़ा दिया जाए, पैसा ऐसा पकड़ा दिया जाए, 1 लीटर की बिस्लरी की बोतल के अंदर पेट्रोल डाल के पकड़ा दिया जाए कि लो तुम्हारे घर पे पेट्रोल भेज दो, और उनको वहां पर यमन के बॉर्डर पे खड़ा कर दिया जाए, ये यमन के अंदर कोई ऑपरेशन चलवा दिया जाए, कुछ भी हो सकता है। तो एट एंड फायदा मेरे को तो जो मिलिट्री फायदा है, मिलिट्रिकल फायदा तो मेरे को सिर्फ और सऊदी अरेबिया का लग रहा है। हाँ, तो ये सऊदी और पाकिस्तान का कटरा है। खैर चलिए, इसको यहीं पर एंड कर देते हैं। बाकी आप लोगों की तमाम इन सब चीज़ों के ऊपर क्या राय है, जो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, जो इस्लामिक नेटो वाला कॉन्सेप्ट आ रहा है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। आपको क्या सब लगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, और हाँ, पानी बचाएं।